तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और पूरी कोशिश उनकी मुख्यमंत्री बनने की है। आपको क्या लगता है कि इसकी विधिवत घोषणा कब हो सकती है? नमस्कार, न्यूज पोर्ट के आप सभी दर्शकों का नारायण मिश्र की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। हो सकता है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआत में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो आज हम विधानसभा के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय थर्प जी। तो हम संजय थर्प जी का स्वागत करते हैं। आइए संजय जी। धन्यवाद नारायण जी और धन्यवाद सभी दर्शकों को। हम लोगों ने इस बार की कोशिश की है कि चुनाव पे हमेशा नज़र रखें और उसकी रिपोर्टिंग आपके सामने करते रहें, ताकि आपको भी पता चलते रहे कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे कैसे चल रही है और चुनाव की सरगर्मी कैसे धीरे धीरे अपना तापमान बढ़ाता जा रहा है। इसमें हर तरह की चीज़ें होगी। जैसे अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो विधानसभा की स्थिति पर हमारी आज परिचर्चा होगी। उसके बाद कई नेताओं से भी आपको इंटरव्यू दिखाया जाएगा। कुछ विधायक होंगे, कुछ संभावित सदस्य होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय जी, विधानसभा चुनाव 2025 आपको क्या लगता है कि इसकी विधिवत घोषणा कब हो सकती है? जैसा हम लोग जानते हैं कि 22 नवंबर तक सरकार गठित हो जानी है और आमतौर पे चुनाव आयोग 1 महीना 1.5 महीना का गैप रखता है। उसके हिसाब से आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि अब समय एकदम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और इसका संकेत हमें विभिन्न दलों के नेताओं से भी मिल रहा है। उनकी घोषणाएं आज ही प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम रहा है और निश्चित रूप से वो चुनावी रैली नहीं होते हुए भी चुनावी रैली है। वैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो यात्रा चल रहा है वो भी दरअसल उसी चुनाव की सरगर्मी को दिखा रहा है, उसी का पदचाप सुना रहा है। तो इसलिए अब हम लोग एकदम फाइनल दौर में आ गए हैं जब चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगी। मतलब कि दर्शकों को हम ये कह सकते हैं कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार चुनाव की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, एकदम निश्चित रूप से। तो चलिए, अब चुनाव की सरगर्मी आप हर जगह देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में हुआ था उसमें विभिन्न दलों की क्या स्थिति थी, संजय जी? तो जैसा आपने देखा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट उस समय आरजेडी को मिला था, जो कि 75 सीट था। हाँ, सबसे बड़े दल के रूप में उभर के वो सामने आई। हाँ, उसके बाद 74 सीट पर भाजपा थी और उसके अलावा फिर 43 सीट ये जेडीयू का था। हाँ, जो नीतीश कुमार जी के लिए राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हाँ, और कांग्रेस का 19 सीट और माले का 12 सीट। मुख्य रूप से यही मुख्य दल थे। हाँ, और उसमें हम का भी 4 सीट शामिल था। हाँ, तो उसके बाद वर्तमान स्थिति हम आपको बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कई उपचुनाव भी हुए। कई नेता इस दल से उस दल में गए। हाँ, ये हम लोग वीआईपी को भूल रहे हैं। हाँ, वीआईपी, जिनका विधायक तो जीता लेकिन फिर बाद में वो दूसरे दल में। और AIMIM, हाँ, उनके कुल 5 विधायक थे। हाँ, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में थे। आरजेडी में। इस तरह से अभी जो वर्तमान स्थिति है वो हम आपके दर्शकों को बताते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में 80 सीट के साथ। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल 77 सीट, 45 सीट जेडीयू, 19 कांग्रेस, जो कांग्रेस 19 जीती थी वो अभी तक बरकरार है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भाकपा माले, ये अभी 11 सीट है, क्योंकि एक सीट पर उनका कैंडिडेट के डेथ के बाद उपचुनाव हुआ और वो भाजपा में चली गई वो सीट। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2। संजय जी, दलगत स्थिति के बाद अब हम बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में जो पार्टियों को वोट प्रतिशत मिले।
तो वोट प्रतिशत की जहां तक बात है तो सबसे बड़ी पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से आरजेडी है। पिछले चुनाव में आरजेडी को सबसे अधिक 23.5% वोट मिले। दूसरे नंबर पर थी भाजपा 19.5% के साथ। तीसरे नंबर पे जेडीयू 15.7% के साथ। कांग्रेस 9.6। तो वोट प्रतिशत में सबसे अधिक ये हम कह सकते हैं कि अभी सबसे बड़ी पार्टी यदि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी है। राजद है, हाँ ठीक। लेकिन आरजेडी का वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जो सीट आई थी वो एक अधिक थी। मैंने आपको बताया 74 से 75 था, तो वो तो उतना उसका था। अब यदि लोकसभा में की बात करें, देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ और लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ। बावजूद इसके मुझे लगता है कि इसमें वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। नहीं है। इसमें आरजेडी सबसे अधिक 22.14% वोट। दूसरे नंबर पे बीजेपी 20.52 और तीसरे नंबर पर जेडीयू 18.52 और कांग्रेस 9.20 के साथ चौथे नंबर। बिल्कुल, जैसा नारायण जी आप बता रहे थे अभी विधानसभा का और लोकसभा का प्रतिशत के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 और 18 जदयू का परसेंटेज है, यानी कि जदयू को फायदा भाजपा के साथ आने में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि यदि गठबंधन की स्थिति वही रहती है और वोट प्रतिशत में कोई अप्रत्याशित वृद्धि कोई पार्टी दर्ज नहीं करती है, नहीं दर्ज करती, तो इस विधानसभा चुनाव में भी स्थिति कमोबेश वही रहेगी। सीटों की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। और नहीं, मुझे लगता है कि एनडीए को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि लोजपा, जैसा कि आप पिछली बार बातचीत में बोल रहे थे कि लोजपा पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को बाधित कर रही थी, और इस बार अगर सहमति से सीटों का बंटवारा हो जाता है तो इसमें एनडीए को फायदा हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान दलगत स्थिति है, यानी कि माफ कीजिएगा, जो स्थिति गठबंधनों की है, जो पार्टियां जिस गठबंधन में है, उसमें क्या हेरफेर संभव? देखिए, लगभग सभी पार्टियां, अपवाद कोई नहीं है, वो अधिक से अधिक सीट लेना चाहते हैं। भाजपा बातचीत करने में थोड़ा सा केंद्र को देखती है, इसलिए बिहार में वो झुकने को तैयार हो जाती है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि लोजपा रामविलास हो गई, या हम पार्टी हो गई, या वीआईपी हो गई। हम और वीआईपी पिछले चुनाव में हम लोग देख चुके हैं कि दोनों ने पाला बदल लिया, केवल इसलिए कि सीटों की संख्या बढ़ रही थी। तो अगर इस चुनाव में भी उन्हें अवसर मिलेगा तो वो जरूर ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी ताकत यही है कि कितना अधिक से अधिक सीट हम प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, इन पार्टियों के दल बदल करने से, यानी गठबंधन बदल करने से गठबंधन पे कुछ खास असर नहीं हो रहा। जहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और पूरी कोशिश उनकी मुख्यमंत्री बनने की है, उधर दूसरी तरफ एक बड़ा दिलचस्प ये है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, और इसी कारण से संभावना बढ़ जाती है कि मुकेश सहनी कभी भी किसी भी समय महागठबंधन से एनडीए की तरफ आ सकते हैं, या उनको लगेगा कि नहीं इधर ही ज्यादा हमारी संभावना है तो उधर रह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि एनडीए में उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ऐसी कोई संभावना दोनों तरफ वो बनने की स्थिति में नहीं है। तो ये कि उनका वोट परसेंट आप जैसा बता रहे थे 2% के करीब, 1% के करीब में है, उसमें कोई उनका दावा बनता नहीं है। तो ये गठबंधन की राजनीति की विशेषता है दर्शकों, कि 2 सीट, 4 सीट और 5 सीट लाने वाले भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दावा करते हैं। आपने देखा होगा झारखंड में कुछ साल पहले मधु बोड़ा निर्दलीय होते हुए भी मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा संजय जी, मतलब कि जो दलगत स्थिति यही रही तो चुनाव परिणाम कमोबेश यही होंगे। अब एक नई पार्टी अभी काफ़ी प्रभावशाली उनका मतलब क्षेत्रों में प्रदर्शन है,
और वो है जनसुराज। अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, सघन जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कितना प्रभावित करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव? देखिए नारायण जी, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर अपने आप में चुनावी मार्केटिंग के एक ब्रांड हैं और इस कारण से वो अपनी पूरी प्रतिभा झोंके हुए हैं और पिछले 2-2.5 सालों से लगातार वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी उनकी स्थिति ऐसा नहीं है कि वो कोई अपना खेल बना ले। हाँ, वो खेल बिगाड़ सकते हैं और मेरे विचार से इस चुनाव में उनकी पूरी मेहनत खेल बिगाड़ने की होगी। दर्शकों, हम ऐसे ही कार्यक्रम लेके आपके सामने आते रहेंगे जिसमें हम दोनों की आपस में चुनावी घटनाओं को लेकर चर्चा होगी। साथ में विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं जो प्रमुख रूप से हैं, जो 20 साल 30 साल से राजनीति में रहे हैं, उनको भी बुलाएंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारा अनुरोध है आपसे कि अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे फेसबुक पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा हम अपना कार्य आपको दिखा सकें। और अगर आपको लगता है कि कुछ विशेष कमी रह जा रही है तो अपना सुझाव दें, उसका तहे दिल से स्वागत है, हम इसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। संजय अखाड़ा। नमस्कार।